हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और आपको पता है ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हम लगातार पॉलिटी को समझ रहे हैं। कुछ समस्या की वजह से आपकी क्लास फिर से कुछ दिन बाधित रही, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन शायद अब संभावना ये है कि अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी और आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आज हम समझने वाले हैं, अभी तक हम समझ चुके हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब जो कार्यपालिका वाला पार्ट है। अब हम संसद को समझने वाले हैं, जो हमारा विधायिका वाला पार्ट है। तो संसद बेसिकली, संसद आप जानते हैं कि संसद बनी होती है 3 अंगों से मिलकर। 3 अंग कौन कौन से होते हैं संसद के? संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप बात करें कि जब हमारे देश में संविधान की आवश्यकता थी, तब हमने संविधान के निर्माण के लिए, पहले संविधान बना जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और वो कुछ कुछ एक्ट उन्होंने पारित किए। उन एक्ट के बाद क्या हुआ कि उनको लगा कि नहीं, जो संविधान उन्होंने बनाया है, पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों अंगों को अलग अलग नहीं किया गया था। पहले सम्मिलित संविधान बना था। फिर उन्हें जैसे जैसे लगा कि नहीं, अब ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी के कार्य अलग अलग करने पड़ेंगे। कि जो न्यायपालिका हो वो न्याय संबंधी कार्यों को निपटाए, कार्यपालिका हो जो भी नीति बने उसको क्रियान्वित करे, या कह सकते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, और जो हमारी विधायिका है वो विधि बनाने का काम करे, जिसे कहते हैं नियम कानून बनाएगा कौन। तो नियम कानून कौन बनाएगा? विधायिका। तो ये जब देखा गया कि तीनों अंगों को अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, और एक व्यक्ति के पास अगर एक काम होगा और उसको पता हो ये हमें अच्छे से करना है, तो वो कार्य बहुत अच्छे से हो पाएगा। उस पर कई सारे कार्य लाद दोगे तो वो कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो ये जब देखा गया कि नहीं, आवश्यकता है हमें क्या करने की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, तो हमारा जब संविधान बना तो हमने उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग किया। तो अभी तक कार्यपालिका वाला जो हमारा था 52 से 151 तक जिसमें जाते हैं हम, तो कार्यपालिका वाले में ही ये विधायिका का पार्ट आता है। जो हमारा संसद है वो विधायिका का पार्ट है। विधायिका का मतलब क्या हुआ? विधायिका में हमें ये समझना होता है कि जो विधि होगी, जो कानून होगा, वो बनेगा कैसे। ठीक है। अब विधायिका जो हमारी संसद है, जो विधि बनाती है, उसके 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो ये तीनों अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है। और संसद जो है हमारी, वो कुछ हद तक जो हमारा संविधान ही रहा है, उसमें बहुत सारे जो प्रावधान है वो हमारे ब्रिटेन से प्रभावित रहे हैं। ठीक है। तो ब्रिटेन में जो संसद थी, उसी तरह की व्यवस्था संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। ठीक है। तो इसमें हमारे 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं जो हमारा संसद है उसको, तो उसके तीनों अंग होते हैं। और इसमें संसद को हम किस पार्ट में पढ़ते हैं? विधायिका। क्योंकि विधि बनाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है। अब कानून बनाने में भी ये चीज देखी गई कि कानून क्या ऐसे ही बन जाएगा? क्या कानून को ऐसे ही बना दिया जाए कि किसी एक सदन, जो भी राज्य होते हैं, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास एक सदनीय संसद है। ठीक है। उनके 2 सदन नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर 2 सदन हमने क्यों लिए संसद के, अगर ये पूछा जाए हमसे, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी विधि बनती है तो एक सदन से पारित होती है, उसके जो सदस्य होते हैं बहुमत से वहां से वो विधि या वो जो विधेयक आता है वो पारित होता है। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में वो विधेयक पारित होता है। वहां भी लोगों उस पर चर्चा करते हैं, उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या उसके फायदे होंगे, क्या उससे नुकसान हो सकता है। इन सारी चीजों पे कई बार चर्चा होती है। और इन चर्चाओं से क्या होता है, कोई भी विधि जब बन के आती है तो वो एकदम शोधित विधि होती है और वो काफी हद तक अच्छी होती है उसकी अपेक्षा जो एक सदन के द्वारा बनाई जाए। इसीलिए हमने क्या किया कि 2 सदनीय विधायिका को हमने अपनाया है। तो संसद के हमारे 3 अंग होते हैं, और 3 अंगों में से एक तो हमारा लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति। ठीक है। इनका अगर प्रावधान हम बात करें किस किस अनुच्छेद में दे रखा है, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनका प्रावधान तो आपको पता है, आर्टिकल जो हमारा 52 है, इसमें राष्ट्रपति का पद दे रखा है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, संसद का प्रावधान किसमें है, तो संसद का प्रावधान 79 में है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो हमारा 80 में हमारा राज्यसभा का प्रावधान है, और 81 में हमारा
81 में किसका है, लोकसभा का प्रावधान है। तो इस तरह से ये संसद की, अगर हम संरचना की या संसद के गठन की बात करें, संसद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो संसद के गठन की बात होती है हमारे 79, जो हमारा अनुच्छेद 79 है उसमें। उसके बाद 80 में हमारी राज्यसभा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, और लोकसभा का गठन जो है वो हमारा 81 अनुच्छेद 81 के तहत होता है। और राष्ट्रपति का प्रावधान आपको पता है, राष्ट्रपति को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें हमने राष्ट्रपति पर विशेष तौर पे चर्चा की है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो संसद है उससे संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को समझने वाले हैं। राज्यसभा आप जानते हैं एक होती है लोकसभा, लोकसभा को हम निम्न हाउस कहते हैं या हमारा निचला सदन कहते हैं, और जो हमारी राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं या अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो अपर हाउस बोला जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे अपर हाउस की। तो इसमें जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अब 250 सदस्यों में से अभी जो प्रावधान किया गया है, अभी 245 जो सदस्य हैं वो हमारे राज्यसभा में है। ठीक है, राज्यसभा में एक तो ये प्रावधान हो गया। दूसरा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हर साल निर्वाचित होते हैं, हर 2 साल में निर्वाचित होते हैं, हर 2 साल में निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा ऐसा सदन है जो हमारा कभी भी भंग नहीं होता है। कहने का मतलब यह एक स्थायी सदन है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा सदन स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन कौन सा होता है, हमारा राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य, ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, नवनिर्वाचित हो जाते हैं। नवनिर्वाचित का मतलब है कि 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद उनका कार्यकाल, तो इस तरह से उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है, जो भी सदस्य होते हैं, और वो नवनिर्वाचित होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ सदस्य उनका कार्यकाल बना रहता है और कुछ का समाप्त होता रहता है। ये प्रोसेस एक साइकिल चलती रहती है। कभी भी पूरी राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हर 2 साल में अलग अलग सीक्वेंस चल रहा है, एक ऑर्डर चल रहा है, उसी ऑर्डर से ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। तो इनसे संबंधित, राज्यसभा से संबंधित क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। जो राज्यसभा है, राज्यों की परिषद है जिसे बोला जाता है, उसका गठन, जो पहला सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि पहली हमारी जो राज्यसभा है उसका गठन कब हुआ था। पहली राज्यसभा का मतलब है राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होती है, तो राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। उसके बाद, और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। जो पहला सत्र था वो आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना रहती है। उसके बाद, राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, एक स्थायी सदन है और इसके सभी सदस्य कभी भी अपना एक साथ कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इसका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 83 में दे रखा है। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना पद त्याग, प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर बताएंगे अनुच्छेद 83। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 83 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो इसका कार्यकाल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर यही लोकसभा की हम बात करें, तो लोकसभा के लिए हमें चाहिए, लोकसभा के लिए हमें कितनी आयु चाहिए है, तो ये हमें 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए हमें आयु कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य होने के लिए हमें आयु चाहिए। उसके बाद, प्रत्याशी का नाम विधानसभा के कम से कम 10
सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। जो भी राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वो विधानसभा के कम से कम 10 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। जो भी व्यक्ति चाहता है, उम्मीदवार है, उसको क्या होना चाहिए, विधानसभा के 10 सदस्यों द्वारा उसका नाम प्रस्तावित होना चाहिए, तभी क्या होंगे, आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। अनुच्छेद 80(4) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो भी राज्य विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। किसके द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा लोकसभा का जो मेंबर होता है उनका चुनाव होता है, जो सदस्य होते हैं। अब कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, इसको हमने डिस्कस में समझा है जब हमने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनमें जाके देख सकते हैं कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, इस प्रणाली को हमने अलग से समझा है, इस पर चर्चा की है, आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आपको इसे समझने में समस्या है। वैसे बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि अनुपात के रूप में होता है, डायरेक्टली चुनाव नहीं करती है जनता, अनुपात के रूप में। कहने का मतलब है जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और क्योंकि लोगों के द्वारा वो विधानसभा के सदस्य चुने गए, और विधानसभा के सदस्य उसके बाद जो हमारी राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली रूप से जो हमारी जनता है वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार हो गया कि वो जो जनता थी उतनी अनुपात में थी, जिन्होंने विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्यों के द्वारा फिर क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये पद्धति आप याद रखेंगे, इसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि वो प्रत्यक्ष रूप से जो जनता है वो वोट नहीं करती है, लेकिन परोक्ष रूप से करती है या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के सदस्यों को चुना और उन्होंने राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको चुना, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, उनका मत भी उसमें शामिल है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा नहीं है वहां के प्रतिनिधि विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जहां पे विधानसभा नहीं है, अब अभी तो हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं जो भी हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन कहीं पे अगर विधानसभा ही नहीं है तो फिर कैसे चुने जाएंगे, तो उसके लिए एक विशेष प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, और विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका चुनाव होता है। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी राज्य में क्या है या किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा नहीं होने के केस में क्या होगा कि वहां एक विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो उपराष्ट्रपति के बारे में जाना था। हालांकि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, याद रखेंगे ये बात। और अनुच्छेद 64 में यह प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद जबकि राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी को एक को उपराष्ट्रपति चुनती है अनुच्छेद 89 के अनुसार। अब क्या करती है राज्यसभा, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसीलिए क्या होता है, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति को चुन लेती है। कभी अगर मौजूद ना हो, कभी अगर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो मौजूद ना हो, तो उपसभापति वहां की जो कार्यवाही होती है राज्यसभा की वो उसको देखते हैं। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 89 में। ठीक है, 89 में, आर्टिकल 89 में ये प्रावधान किया गया है कि जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से एक उपसभापति को चुना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा की अगर हम संरचना की बात कर लें तो संरचना हमें पता है किसमें है, अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना दी गई है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अधिकतम सदस्य संख्या भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 250 होती है।
ठीक है, निर्धारित की गई है। इनमें से अधिकतम 338 सदस्यों राज्यों द्वारा तथा संघ क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ये प्रावधान संविधान में किया गया था कि 250 तो सदस्य होंगे और उनमें से अधिकतम 238 सदस्य क्या होगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुन लिए जाएंगे, और 12 सदस्य जो बचते हैं उनका प्रावधान किया गया कि उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। मनोनीत करने का मतलब है अपनी इच्छा से वो नियुक्त करेंगे जो कला, साहित्य और विशेष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा योगदान देने वाले सदस्य होंगे उनको। ठीक है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव वाले अनुच्छेद 80(3) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और उनके पास क्या होना चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष उनका योगदान हो। ठीक है, और इसका प्रावधान है, योगदान हो या अनुभव हो, इसका प्रावधान अनुच्छेद 80(3) में किया गया है, जो हमारा आर्टिकल 83 है, इसका क्लॉज 3, तो उसमें किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और इसका प्रावधान जो राज्यसभा में सदस्यों का या राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसको हमने अनुच्छेद जो अनुसूची 4 है उसमें रखा है। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो हमें दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे जो संरचना है राज्यसभा की उसमें क्या है, 250 तो सदस्य हैं। संवैधानिक जो संरचना है 250 सदस्यों का प्रावधान है, उसमें से 238 सदस्यों का प्रावधान है कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे निर्वाचित होकर, और 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। कौन, हमारे राष्ट्रपति जी, जो कला, विज्ञान या साहित्य से संबंधित हो या समाज सेवा में उन्होंने योगदान दिया हो या इन संबंधित विषयों से बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले हों, तो उन सदस्यों को नियुक्त करेंगे। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 क्लॉज 3, मतलब अनुच्छेद 80 के जो सब आर्टिकल 3 है उसमें ये प्रावधान दिया हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे। और हमारे जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसका प्रावधान अनुसूची 4 में दे रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा में सीटों की अगर हम बात कर लें, अभी हमने संवैधानिक जो संरचना है उसमें देख लिया। अब वर्तमान में हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो किस तरह से बांटी गई हैं। तो राज्यों से निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं, इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें राज्यों से निर्वाचित कुल सदस्य कितने हो जाते हैं, 233 राज्य या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनसे निर्वाचित। उसके बाद मनोनीत सदस्य कितने हो जाते हैं, 12। ठीक है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों से सदस्य निर्वाचित होकर आ जाते हैं कितने, 233। उसके बाद मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 12। और ये कुल मिला के अभी जो प्रावधान है वो 245 सदस्य हमारी राज्यसभा में हैं। 250 का प्रावधान है लेकिन 245 सदस्य वर्तमान में हमारी राज्यसभा में है। तो ये हमें याद रखना है, राज्यसभा में सीटें जो अभी आवंटित की गई हैं उनका प्रावधान। आगे हम बात कर लेते हैं राज्यसभा में सीटें। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 8 सदस्यों को निर्वाचित होते हैं। अगर हम बात करें संघ शासित प्रदेशों की, तो इस समय जो हमारा भारत देश है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं, राज्यसभा के मेंबर निर्वाचित होके नहीं आते हैं। कुल 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां से राज्यसभा के मेंबर निर्वाचित होकर आते हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आते हैं, 1 हमारा पौंडुचेरी से आते हैं, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते 3 सदस्य जो हैं वो दिल्ली से आते हैं। तो ये 8 सदस्य जो हैं इन्हें हम केंद्र शासित प्रदेशों से लेते हैं जो हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका कोई भी प्रतिनिधित्व या उनकी भागीदारी हमारी जो राज्यसभा है उनमें नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में हैं और किन से नहीं हैं। तो इनके अलावा जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीटें राज्यसभा में नहीं हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो गया, चाहे वो दादर नागर हवेली दमन और दीव हो गया, चाहे वो लद्दाख हो गया। ठीक है, तो और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उनका प्रावधान है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, चाहे वो हमारा लक्षद्वीप हो गया। तो आपको ये याद रखना है मोटा मोटी तौर पे कि जो भी और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। किनका है, केवल 3 सीटें दिल्ली के पास हैं, 1 पांडुचेरी के पास है या पुदुचेरी,
और 4 जम्मू और कश्मीर के पास हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, आपको याद रखना है। और कुल 8 सदस्य हैं जो कुल केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, ठीक है, या निर्वाचित होके आते हैं, याद रखेंगे। और इनका निर्वाचन कैसे होता है ये हमने अभी समझ लिया है, वो कैसे होता है। एक विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है जिसके द्वारा होता है, अगर जहां पे विधानसभा नहीं है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये बात यहाँ पे दी गई है और इसे हमने समझ लिया है अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से राज्य का कितना कितना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। जो भी बच्चा या जो स्टूडेंट है जिस राज्य से संबंधित है उसे अपने राज्य का पता होना चाहिए और अपने राज्य के चारों तरफ जो भी बाउंड्री बनाते हैं उससे उन राज्यों का पता होना चाहिए, दिल्ली का पता होना चाहिए। और जो तीनों हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी है जिसका प्रतिनिधित्व हमारी राज्यसभा में है, उनके भी उन्हें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी सभी के नहीं याद रखने हैं, लेकिन हमें कुछ के याद रखें। ये या जो बाद में हमारे जोड़े गए, सबसे कम संख्या किसमें है राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसमें सबसे कम संख्या वाले याद रखने हैं, सर्वाधिक संख्या वाले याद रखने हैं। तो ये कुल मिला के कुछ चीजें हमें याद रखती हैं। तो हालांकि हम सभी देख लेते हैं क्योंकि हर बच्चे को अपने राज्य का और अपने आसपास के राज्यों का पता होना चाहिए, सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले राज्यों का भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं राज्य एक तरफ दे रखे हैं और स्थानों की संख्या कि कितने राज्यसभा में इनके स्थान हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 1 है। उसके बाद असम की बात करें हम तो असम में 7 हमारी राज्यसभा में सीटें हैं। उसके बाद बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं बिहार में 16 हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 हो जाती हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में 1 सीट है, गोवा को आप याद रखेंगे, गोवा में 1 सीट है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है। कुल मिला के जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 1 सीट है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11 सीटें हैं, हरियाणा के पास 5 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर के पास 4 सीटें हैं। झारखंड की बात कर लें तो 6 सीटें हैं। उसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात कर लें तो 12 सीटें हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो 9 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 11 सीटें हैं इनके पास और महाराष्ट्र की बात कर लें तो 19 सीटें हैं। ये कुल मिला के हमारे राज्यसभा में प्रावधान है। एक बार देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश 11, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 और जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11 और महाराष्ट्र में 19। ये हमारी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है इन राज्यों का, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी राज्य हैं हमारे। सर्वाधिक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास हैं और सबसे कम की अगर हम बात कर लें तो सबसे कम कई राज्यों के पास हैं। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके पास 1-1 सीट है। अगर हम गोवा की बात कर लें तो गोवा के पास भी 1 है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर हो गया, मणिपुर के पास 1 है, मेघालय के पास भी 1 है, मिजोरम के पास भी 1 है, नागालैंड के पास भी 1 है और अगर पुडुचेरी की बात करें तो उसके पास भी 1 है। और कौन सा, त्रिपुरा हमारा हो गया, उसके पास भी 1 है, ठीक है। तो ये 1 जिनके पास संख्या है। और सिक्किम की अगर हम बात कर लें तो सिक्किम के पास भी 1 ही हमारा है। असम की अगर हम बात कर लें तो असम के पास असम के पास 7 सीटें हैं। तो केवल हमें असम याद रखना है, केवल असम ऐसा जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है जिसके पास 7 सीटें हैं। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके पास राज्यसभा में केवल 1 सीट का प्रावधान है या उनका प्रतिनिधित्व कितना है, 1 सीट का। आपको सभी याद हो जाएंगे, आपको असम याद रखना है और उसके साथ में आपको गोवा को ऐड कर लेना है और पुडुचेरी, ठीक है, जो पौंडुचेरी है उसको याद कर लेना है। तो आपको याद रहेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में सब में 1, असम को छोड़कर, उसके बाद सिक्किम हो गया और गोवा हो गया और पांडुचेरी हो गया, तो उनके पास भी 1-1 सीट का प्रावधान किया गया है। बाकी आप सबसे अधिक वाले को याद रखेंगे, सबसे अधिक किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। और आप याद कर लेंगे। वैसे अगर आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात अभी हमने कर ही ली थी, 3 है। और उड़ीसा की बात करें तो इसके पास 10 सीटें हैं। पंजाब की बात कर लें तो 7 सीटें हैं। राजस्थान की बात करें तो 10 सीटें हैं।
तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें तो 18 सीटें हैं। सिक्किम के हमें पता है 1 सीट ही है। पूर्वोत्तर, जो भी पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के बाद के राज्य हैं, उसके बाद तमिलनाडु में 18 सीटें हो जाती हैं। तेलंगाना में बात करें तो 7 सीटें हैं। त्रिपुरा में 1 ही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 3 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 16 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी उत्तरांचल में या उत्तराखंड जो है यूके वाला पार्ट है, इसमें हमारी कितनी है? 3 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 31 और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो ये सीटों का आवंटन है। पूर्वोत्तर राज्यों में 1-1 सीटें हैं। उसके बाद हमारा गोवा हो गया, पांडुचेरी हो गया, और क्या हो गया? सिक्किम। तो इनमें भी 1-1 सीटें हैं, आपको याद रखना है। और बाकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के पास है, और 1-1 तो बहुत राज्यों के पास है। और आप अपने राज्य का याद रख सकते हैं। उसके आसपास अगर कोई राज्य है जो पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है, तो उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। राज्यसभा से जितने भी प्रावधान बन सकते हैं, राज्यसभा से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका हमने इसमें जिक्र कर लिया है। और सारे क्वेश्चन जो आएंगे राज्यसभा में या अभी तक पूछे गए हैं, उन सबको इसमें समावेश किया गया है। आपको इससे कोई भी क्वेश्चन शायद बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। आपकी क्लास जो है वो रोज शाम को 7 बजे होती है। डेली 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है, और इसमें आपको पॉलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। वो लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, चाहे कोई और बुक्स हो गई, परीक्षा वाणी हो गई, सबका समावेश करके जो भी कंटेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप इस सीरीज का लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।